प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों के अभ्यास वर्ग का किया उद्घाटन। अनुशासन स्थापित करना है 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य। सांसदों को विभिन्न अहम मामलों पर भी दिया जाएगा प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़। 7 नक्सलियों के शव बरामद। AK-47 सहित नक्सलियों के पास मिले कई अन्य हथियार भी। सोपोर में भी सुरक्षा बलों ने किया एक आतंकी को ढेर। शोपियां में कल से जारी मुठभेड़ में जैश के अन्य आतंकी का भी किया गया खात्मा। इलाके में तलाशी अभियान जारी। मुंबई में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। मुंबई गोवा राजमार्ग पर तेज बारिश, यातायात हुआ बाधित। एक अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक असम को छोड़ पूरे देश में की जनगणना रजिस्टर होगा अपडेट। देश भर में जनसंख्या रजिस्टर और आवासीय गणना के लिए होंगे क्षेत्रीय कार्य। खेलों में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष युगल सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी को कोरिया के ही सुंग गुइन और शिन बैक चियोल से होगा मुकाबला। फ्लोरिडा में होगा भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला। विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले में हारने के बाद भारतीय टीम का यह पहला मुकाबला। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर में हूं प्रकाश और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों के अभ्यास वर्ग का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य अनुशासन स्थापित करना और पार्टी के सांसदों को विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर प्रशिक्षण देना है। भाजपा के सांसदों की कार्यशाला में उद्घाटन सत्र को मिलाकर 2 दिन के कुल 9 सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र के बाद पहले सत्र में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने संबोधन किया, जबकि शाम को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। 2 दिनों की सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को PM मोदी संबोधित करेंगे। अलग अलग सत्रों के दौरान भाजपा की विचारधारा, संसदीय प्रक्रिया, नए भारत की संकल्पना, संगठन, सांसदों के अनुभवों, सोशल मीडिया आदि जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में अलग अलग विषयों पर कई सत्र होंगे। उनमें सांसदों का संसद के अंदर और बाहर कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। उसके साथ साथ जनता के बीच जाकर कैसे जन सरोकार के मुद्दों के माध्यम से जनता से जुड़ना चाहिए उस पर भी जानकारी दी जाएगी। जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को संसद में कैसे रखना चाहिए उसको लेकर भी बात की जाएगी और जनता के बीच रहकर उनके काम करते हुए पार्टी की विचारधारा को कैसे बढ़ाना है उस पर भी अभ्यास वर्ग में जानकारी दी जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र, इस वक्त अगर अभ्यास वर्ग की बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण है ये? जी, हम जानते हैं कि 2 दिन के अभ्यास सत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा के संबोधन के बाद अब का किस तरह से अधिकतम सदुपयोग किया जा सकता है संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए, उस पर अपना संबोधन सामने रख रहे हैं। हम जानते हैं कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभ्यास वर्ग की 2 दिन की सांसदों की कार्यशाला का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण इसलिए है उपरास चूंकि बड़ी संख्या में नए सांसद पहली बार चुनकर जो सांसद आए हैं उनको किस तरह से संसदीय प्रक्रिया के तमाम पहलुओं से अवगत कराना, साथ ही साथ पार्टी संगठन और पार्टी विचारधारा के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है उस पर एक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि विधायी कामकाज में जो सांसदों की एक भूमिका है चर्चा में हिस्सा लेने की, उसके साथ ही साथ जब संसद की कार्रवाई चलती है लोकसभा और राज्यसभा के सांसद किस तरह से अपनी भूमिका का बेहतर तरीके से निर्वाह कर सकते हैं उसको लेकर भी ये जो प्रशिक्षण सत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जानते हैं कि इसीलिए अलग अलग सत्रों में न केवल संसदीय प्रक्रिया, सांसद के सदुपयोग का अलग से विषय रखा गया, इसके साथ ही साथ संगठन के मामलों को लेकर भी अलग से संबोधन है। आज शाम
जो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह संबोधन करने वाले हैं उसमें संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर खास तौर पर संबोधित किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया को लेकर भी एक तथ्य है। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही है बीजेपी की तरफ से कि सांसदों को तमाम संसदीय प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाए और सांसद के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी है उनके संसदीय क्षेत्र में जनता से जुड़ने की, उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है पार्टी की विचारधारा के साथ, उसको लेकर भी खास जोर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर खास तौर पर बीजेपी के सांसदों के लिए उसमें से जो पहली बार सांसद चुनकर आए उनके लिए बहुत अहम है ये 2 दिन का सत्र। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों और को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के महाराष्ट्र सीमा के पास शेरपार और सीतागोटा के बीच पहाड़ियों पर आज सुबह से मुठभेड़ जारी है। इससे पहले थाना बागनदी के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में माओवादियों के होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जिला बल, डीआरजी और सीएएफ की पार्टी रवाना की गई थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों की भिड़ंत नक्सलियों के साथ हुई, जिसमें 7 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इनके शव भी बरामद किए गए हैं। माओवादियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इनमें AK-47 303 राइफल, 12 बोर बंदूक, सिंगल शॉट राइफल सहित और कई अन्य गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में काफ़ी लोगों के मारे जाने की माओवादियों की संभावना है। 7 डेड बॉडी अब तक फोर्सेस ने रिकवर की है। ऑपरेशंस चल रहा है, अभी ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। एक AK-47, एक कार्बाइन, 3 303 और इसके अलावा अन्य वेपन्स बरामद हुए हैं। और सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। उस इलाके की घेराबंदी करने के लिए और भी एक्स्ट्रा फोर्स भेजा गया है। और छत्तीसगढ़ के ही सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए IED को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। नक्सलियों ने बड़ी साजिश के तहत 10-10 किलो के 3 IED बरामद किए गए हैं और नक्सली इस समय शहीदी सप्ताह मना रहे हैं और इस दौरान सुरक्षा बलों ने उनके ये साजिश को नाकाम किया है। CRPF 228 वाहिनी और जिला पुलिस बल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर 3 IED बरामद किए हैं। और उधर जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। कश्मीर के सोपोर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सर्च अभियान जारी है। वहीं शोपियां में कल से जारी मुठभेड़ में जैश के आतंकी के भी मारे जाने की खबर है। इस सैन्य कार्रवाई में सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर के राज्य की राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात के दौरान राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर में जारी अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से उनको कश्मीर की स्थिति के बारे में उनसे बातचीत की गई। अमरनाथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी को लेकर राज्यपाल ने यह कहा कि राज्य में सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि यात्रियों को जल्द वापसी की सलाह सिर्फ एहतियातन कदम के तौर पर दी गई है। और एयर इंडिया ने मौजूदा हालात को देखते हुए हवाई यात्रियों को सौगात दी है। 15 अगस्त तक श्रीनगर आने जाने वाले यात्रियों को टिकट रद्द या यात्रा की तारीख बदलने पर नहीं देना होगा किसी तरह का शुल्क। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की 43 दिन तक चलने वाली मचाइल माता यात्रा को सुरक्षा कारणों से आज रोक दिया गया। साथ ही लोगों से यात्रा शुरू नहीं करने और जो लोग रास्ते में हैं उनसे वापस लौटने को कहा गया है। मचाइल माता यात्रा 25 जुलाई को शुरू हुई थी और 5 सितंबर को इसे खत्म होना था। देश भर से हजारों श्रद्धालु यात्रा के दौरान खूबसूरत पद्दार घाटी को देखने आते हैं, जो नीलम की खानों के लिए भी मशहूर है। श्रद्धालु 30 किलोमीटर के मुश्किल रास्ते को तय कर किश्तवाड़ के मचाइल गांव में दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। और खबर मुंबई से। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण मुंबई की रफ्तार थम सी गई है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के कई हिस्सों में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 अगस्त तक विशेष रूप से कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के
अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कई अन्य इलाकों में भारी रेड अलर्ट जारी है। North Konkan like Thane, Palghar, Raigad and all, they have scored up almost very heavy rainfall till today 8:30 morning, and it's likely to continue for another 48 hours with heavy to very heavy showers. Mostly for the districts of North Konkan like Thane, Palghar, Raigad and Mumbai, it's mostly red alert being carried out with extremely heavy rainfall warnings. और महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर रायगढ़ में भूस्खलन की घटना सामने आई है। इस मार्ग पर फिलहाल यातायात बाधित है। और मुंबई और महाराष्ट्र में हो रही बारिश पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल जुड़ रहे हैं। योगेश, इस तरह की खबरें आई थी थोड़ी देर पहले कि मुंबई में बारिश कम हो गई है या रुक गई है, क्या अपडेट इससे जुड़ा? योगेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में और ख़ासकर जो मुंबई कोंकण का इलाका है वहाँ पे भारी बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ख़बरें इस तरह की हैं कि देखा जाए तो शुक्रवार सुबह 8 बजे तक शहर में, मुंबई शहर की बात अगर करें तो 1546 mm बारिश हुई और उपनगर के जो इलाके हैं वहाँ 2016 mm बारिश दर्ज की गई है। और शहर में, मुंबई शहर की बात करें तो बारिश सामान्य से 255 mm अधिक हुई है और उपनगरों की बात करें तो 659 mm अधिक बारिश हुई है। तो जो मौसम विभाग का कहना है कि इस बार बारिश इतनी अधिक हुई है कि पूरे सीजन में होने वाली बारिश का 84% कोटा पूरा हो गया है। और इसके अलावा ये भी जानकारी है कि बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना है उसकी वजह से इस तरह की बारिश हो रही है और ख़ासकर मुंबई, ठाणे और पालघर में बेहद भारी बारिश देखी जा रही है। और हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, थोड़ी देर पहले की खबर थी कि मुंबई में बारिश या तो कम हो गई है, रुक गई है, क्या अपडेट इससे जुड़ा? देखिए, मुंबई के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग अपडेट है। अगर वर्ली की बात करें जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, वहां पे अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन माटुंगा और सायन ये जो इलाके हैं वहां पे भी बारिश हो रही है। नवी मुंबई में इस वक्त बारिश हो रही है। और अगर मुंबई से बाहर अगर बात करें अलग अलग रीजन की, मसलन अगर हम रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या कोंकण रीजन की बात करें या फिर हम विदर्भ रीजन की बात करें तो सब रीजन के अलग अलग अपडेट है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो कोंकण का इलाका है बेसिकली, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। और जो मछुआरे हैं उनको भी सलाह दी गई कि वो समुद्र के किनारे न जाएँ मछली पकड़ने के लिए, या फिर जो उनकी आमतौर पर गतिविधियां हैं उसमें थोड़ा सतर्कता बरतें। मुंबई की बात अगर हम करें तो मुंबई पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कहा गया है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, आवश्यकता ना हो, लोग घर से बाहर नहीं निकले। स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी जो है मुंबई में नहीं है। और इसके अलावा अगर हम मुंबई के सबर्ब्स की बात करें, मसलन ठाणे की बात करें या फिर डोंबिवली की बात करें, कल्याण की बात करें, अंबरनाथ की बात करें, ये जो सटे हुए इलाके हैं, पालघर की बात करें, यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश देखिए, बारिश पिछले 10 दिनों से हो रही है। अगर मुंबई और आसपास के इलाकों की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के ही सही लेकिन बारिश हो रही है। कल रात से बारिश काफ़ी तेज हुई है और उस तेजी के कारण जो है चाहे वो फ्लाइट सर्विसेज हो, चाहे वो रेलवे ट्रैफिक हो, चाहे वो बसेज हो, उसमें काफ़ी डिले हुआ है क्योंकि कई जगह वाटर लॉगिंग्स हुई हैं जो कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर होती है। लेकिन जो रेलवे की सर्विस है वो डिले है, कैंसिल नहीं है। रेलवे ट्रेन चल रही है, जो मुंबई लोकल्स हैं वो चल रही है, लेकिन थोड़े डिले चल रही है। और यहाँ पे जो बारिश है, अभी जो वर्ली का इलाका है वहाँ पे भी बारिश जो है वो बारिश वहाँ वापस शुरू हो गई है। जी ओपी। योगेश, ये बताएं कि जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश होती रहेगी, किन इलाकों में मुख्य तौर पर होगी? और ये माना जाए कि जिस तरह से वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है, ऐसे में उसको और आगे देखा जा सकता है, किस तरह की समस्या आगे भी आएंगी?
देखिए, एहतियात के तौर पे पहले ही जो यहाँ की बीएमसी है और जो रेलवे है, जो बेस्ट की बसेज है, इन लोगों ने पहले ही कई एहतियाती कदम उठाए हैं। मसलन जो पेड़ हैं, जो दो बड़ी समस्या होती है मुंबई में, मैं आपको बता दूं, अगर बारिश के कारण जो है सबसे पहला समस्या ये होता है कि पेड़ जो है वो गिरते हैं सड़क पे, और उसके कारण क्या है, ट्रैफिक जो है वो डिसरप्ट होता है, ट्रैफिक जो है वो प्रभावित होता है। जैसे एल्फिंस्टन है, प्रभा देवी है, जैसे एल्फिंस्टन जिसका नाम बाद में प्रभा देवी अभी हो गया, वहाँ पे जो है स्टेशन के बाहर बड़े बड़े पेड़ हैं और वो काफ़ी पुराने हैं। अभी उनको जब हम लोग जब उधर से गुजर रहे थे तो उनको जो है काट के जो है ट्रक से वहां से हटाया जा रहा था। तो ऐसे कई सारे पेड़ जो है जिनका सैंक्शन मिल चुका था बीएमसी की तरफ से, चूंकि एक प्रक्रिया होती है पेड़ों के काटने का, वो प्रक्रिया के तहत कई पेड़ों को काट दिया गया पहले ही। जल जमाव की जो समस्या है वो बड़ी समस्या है, और वो जो सायन है या कुर्ला है या फिर माटुंगा है, ये जो निचले इलाके वहां पे जल की जो है जल जमाव की वो समस्या है। लेकिन पानी वहां से कैसे निकाला जाए, इसके लिए भी बीएमसी ने अलग अलग पंपिंग सेट, जनरेटर, ये सब वहां पे ऑलरेडी डिप्लॉय किए हुए हैं। खास करके रेलवे ट्रैक की बात करें तो माटुंगा सायन ये दो मुख्य स्टेशन है जहां पे जल जमा होता है, और ये दोनों जो है वो मेन स्टेशन है जो कि सेंट्रल लाइन को जोड़ता है, और कुर्ला जो है वो हार्बर लाइन को भी जोड़ता है। तो वहां पे अगर वाटर लॉगिंग होता है तो उससे पूरा मुंबई का जो रेलवे ट्रैफिक है वो इंपैक्ट होता है। स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है इस पे अभी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हिदायत दी गई है लोगों को कि वो घर में ही रहें। जी बिल्कुल योगेश, निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे कि जो समस्याएं हैं वो कम से कम हो। हालांकि बारिश आगे भी होने की इस तरह की आशंका है, इस तरह की भविष्यवाणी है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में कल हुई भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिले के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर घरों और दुकानों में भी बारिश के पानी की वजह से नुकसान पहुंचा है। और असम की बात कर लेते हैं। असम के चिरांग जिले में पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। चिरांग जिले का दबिलिल गांव में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। यहां करीब 75 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। गांव को खाली करा लिया गया है। लोग बीपीएफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। करीब 300 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। गांव में बाढ़ की वजह से सभी संपर्क टूट गए हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 88 तक पहुंच गई है। वहीं ओडिशा के मलकानगिरी में लगातार जारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जिले में निचले इलाकों में नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से कई पुल पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री का भंडार रखा गया है। बाढ़ राहत शिविरों में इसकी सभी सुविधाएं हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज और कल के लिए सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आगरा में भारी बारिश से जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों बाद आगरा में झमाझम बारिश लोगों के लिए राहत के साथ मुसीबत भी लेकर आई। मौसम का मिजाज बदला और शहर के कई इलाकों में खूब बारिश हुई। बारिश की ने जहां एक तरफ लोगों को उमस से राहत दी तो वहीं जल भराव होने से आफत भी हो गई है। शहर के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। और यहाँ पर रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ग्राहक जागो। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि देश भर में जनसंख्या रजिस्टर और आवासीय गणना के लिए क्षेत्रीय कार्य किए जाएंगे। स्थानीय रजिस्टर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी जुटाने के लिए असम के अलावा देश भर में घर घर जाकर 1 अप्रैल 2020 से
30 सितंबर 2020 के बीच ये गणना की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ रहे हैं। क्या है पूरी प्रक्रिया और किन किन चरणों में के साथ ये पूरी होगी? सुधाकर, यही बताएं कि जिस तरह से जो हर 10 सालों में जो जनगणना की प्रक्रिया है उससे उसी के तहत ये हो रहा है या उससे अलग है ये प्रक्रिया? देखिए ओम प्रकाश, एनपीआर का मकसद ये है कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी जानकारी एक डाटाबेस में रहे, एक रजिस्टर में। इसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नाम दिया गया है। जनगणना से अलग ये इस रूप में है क्योंकि जनगणना में उस वक्त, उस पीरियड में जो पूरे देश में लोग मौजूद हैं उनकी गिनती होती है और कुछ और जानकारियां उनसे ली जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जनगणना में जो लोग शामिल हुए हैं वो तमाम लोग भारत के नागरिक ही हों। लेकिन ये जो सूची है, ये जो रजिस्टर है, भारत के नागरिकों के लिए ये रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। और साल 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय ये पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय ये पूरा रजिस्टर कई प्रश्नों के साथ, लोगों की जानकारियों के साथ वो रजिस्टर बनाया गया था। उसके बाद बीच में इस रजिस्टर को अपडेट भी किया गया था। और अब जब साल 2021 के लिए जनगणना होगी तो उसके साथ ये एक्सरसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि 130 करोड़ लोगों की जानकारियां जुटाना आसान काम नहीं है। तो जो इन्यूमरेटर्स होंगे उनको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए भी जानकारियां जुटानी होंगी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो जो अब एक तो जानकारियां अपडेट की जाएंगी एड्रेस को लेके, जो तमाम अन्य सवाल होंगे। उसके साथ ही जो नए बच्चे हैं जो बाद के वर्षों में पैदा हुए उनको उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये एक तरह से आधार है, ये कोशिश है। ये नागरिकता नियमों के तहत इसको नोटिफाई किया गया है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के बीच ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और ये एक तरह से आने वाले समय में, भविष्य में जो एक राष्ट्रीय पहचान पत्र की बात जो की जा रही है तो उसके लिए एक आधार बन सकेगा। तो जनगणना में सिर्फ लोगों की गिनती होती है, लेकिन ये देश के नागरिक हैं उसके लिए एक आधार बनने का काम करेगा। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उस लिहाज से देखें। बिल्कुल। और इसके तहत कहा जा रहा है कि 3 चरणों की प्रक्रिया, एक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच, जो दूसरी प्रक्रिया की बात, दूसरे चरण की बात कही जा रही है वो 2021 में होगी और फिर उसके संशोधन की प्रक्रिया भी होगी। कि इसी से जोड़कर इसको देखना चाहिए? तो जी देखिए, अभी तो सरकार की तरफ से ये पूरी चीज कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो एनपीआर पहले से जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसको अपडेट करने की का काम होगा। और देखिए, असम में पहले से जो एनआरसी है वो लागू है और एनआरसी के तहत इस तरह की जानकारी जुटाई गई है। और बाकी देश के लिए ये जो एनपीआर तैयार किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर भविष्य में इस तरह की तमाम चीजें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो हो सकता है, क्योंकि उसके बाद एक तरह से जो तमाम चीजों का वेरिफिकेशन, वो उसके लिए एक आधार, वो तमाम चीजें किसी नागरिक को राष्ट्रीय पहचान पत्र देने से पहले वो एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होगा। तो उसके लिए तमाम प्रावधान और प्रक्रियाएं भी तय होंगी। तो ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के बाद हो सकता है सरकार इसके बारे में और चीजें तय करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गिनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले भारत और गिनी के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती, ई VVAB नेटवर्क परियोजना और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में आपसी हित के मुद्दों पर व्यापक स्तर पर चर्चा की। दोनों देशों ने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसकी समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबंधित करने के लिए सुधार की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। भारत और गिनी ने हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने और इसके खात्मे के लिए एकजुट वैश्विक कार्रवाई मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के नए राजदूत झांग जून ने अमेरिका के साथ आपसी व्यापार से जुड़े मुद्दों पर जारी तनाव को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी है।
झांग ने चीन की स्थिति को साफ करते हुए कहा है कि अमेरिका जो भी कदम उठाएगा, चीन उसी लहजे में उसका जवाब देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल चीन से आयातित होने वाले सामानों पर 10% अतिरिक्त कर लगा दिया था। उसी के बाद चीन के राजदूत ने चेतावनी भरा बयान दिया है। चीन के नए राजदूत ने अमेरिका के इस फैसले को गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण कदम करार दिया है। सऊदी अरब में महिलाएं अब किसी पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना भी विदेश यात्रा कर सकती हैं। इस संबंध में शाही आदेश जारी किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब 21 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं बिना किसी पुरुष अभिभावक की मंजूरी के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकती हैं। यानी अब सऊदी अरब में सभी वयस्क अवदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं होगा। शाही आदेश के मुताबिक अब महिलाओं को अपने बच्चे के जन्म, अपनी शादी और तलाक के लिए रजिस्टर कराने का अधिकार होगा। साथ ही नौकरियों में महिलाओं को ज्यादा मौके देने की भी बात कही गई है। नए नियमों के मुताबिक देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के काम करने का अधिकार होगा। सऊदी अरब के शासक राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने इसके पहले भी कई तरह के सुधारों की घोषणा की थी। इनमें महिलाओं के गाड़ी चलाने पर पाबंदी हटाना भी शामिल है। यमन में सेना के सैन्य अड्डे पर अलकायदा के हमलावरों की गोलीबारी में 19 सैनिकों की मौत की खबर है। हमलावरों ने अभियान प्रांत के अल महफाद सैन्य अड्डे पर निशाना बनाया और सैन्य अभियान से पहले घंटों तक वहीं छिपे रहे। जिहादियों से मुठभेड़ में सैनिकों की मौत हो गई। अलकायदा के बंदूकधारियों ने अदन में बृहस्पतिवार को हुए बम धमाके का फायदा उठाकर अल महफाद सैन्य अड्डे पर हमला किया और सैनिकों से मुठभेड़ की। थाईलैंड ओपन प्रतियोगिता में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 3 गेम तक चले मुकाबले में 21-17, 17-21, 21-19 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया है। आज होने वाले सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना कोरिया के ही सोंग हुइन और शिन बैक च्योल से होगा। और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट विश्व कप के बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में ताल ठोकने के लिए तैयार है। 3 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज लॉर्ड हिल में खेला जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।